आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टर्न पे अपन क्या डिस्कस कर रहे थे? लास्ट टर्न पे अपन ने बेसिक स्ट्रेंथ स्टार्ट की थी। बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन इन द गिवन कंडीशन। अगर गैसियस फेज होगा, तो यहां पर ये एल्काइल ग्रुप का क्या लगेगा? प्लस आई लगेगा। एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये इजीली लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो बेसिक मीडियम में जो ऑर्डर आया था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का आया था। 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। फिर एक्वस फेज के अंदर ये 1 डिग्री एमीन, दिस इज 2 डिग्री एमीन, दिस इज 3 डिग्री एमीन, और ये क्या है? अमोनिया। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो ऑर्डर आता है बेसिक स्ट्रेंथ का, अगर एल्काइल ग्रुप मिथाइल है तो ऑर्डर आता है 213, और अगर एल्काइल ग्रुप इथाइल है तो ऑर्डर आता है 231। इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि 2 तो पहले आएगा ही आएगा। अब अगर ग्रुप छोटा है, मतलब मिथाइल छोटा होता है तो छोटा नंबर पहले आएगा, और इथाइल बड़ा ग्रुप है तो बड़ा नंबर पहले आएगा, ठीक है। कंपेरेटिवली उनकी साइज के बेस पर, तो यह आ जाएगा 213, यह आ जाएगा 231। अब अपन यहां बात करते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन। यहां तक अपन नोट कर चुके थे, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो। जैसे सबसे पहले ये RNH2, ये क्या है? एक बेस है। अब बेस है तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H प्लस एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। H प्लस एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, हाँ जी बेटा। तो देखो, अगर मान लो इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया अपना लोन पेयर डोनेट करके, तो यहां क्या बनेगा? RNH3 प्लस बनेगा। ये क्या है? बेस, और ये क्या है? इसका कॉन्जुगेट एसिड। अगर मान लो अब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी? कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी पर। अगर कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, इसका मतलब H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। और कॉन्जुगेट एसिड क्या है इस केस में? अपने पास कैटायन। ये एक पॉजिटिव चार्ज आयन ही तो है, मतलब मुझे इसकी स्टेबिलिटी देखनी है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड या कैटायन, ठीक है। ये पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो अपने पास मीडियम कौन सा है? एक्वस मीडियम। अब उस मीडियम का भी रोल आएगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड या एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला तो आ जाएगा H बॉन्डिंग, और तो अपन पहले H बॉन्डिंग समझते हैं, ठीक है। और सेकंड आएगा 1 स्टेरिक हिंड्रेंस। अब इन दोनों बातों का मीनिंग क्या है अपन ये समझते हैं। जैसे मेरे पास में ये RNH3 प्लस है, NH यहां क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहां मेरे पास में क्या है? H2O। यहां मेरे पास है H2O,
और यहां मेरे पास है H2O। अब यहां इस देखो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले ही ज्यादा होती है हाइड्रोजन के कंपेयर में। अब पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन की ईएन और ज्यादा हो जाएगी, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ड्रैग करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ड्रैग करेगा। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है इस पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज के साथ में क्या कर लेगा, H बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन इसके साथ भी क्या कर लेगा, H बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ भी क्या कर लेगा, H बॉन्डिंग कर लेगा। आप देखो ये RNH3+ जो मॉलिक्यूल था ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इधर से ये वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, खुद का लोन पेयर डोनेट कर रहा है उन्हें। तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, वाटर ने लोन पेयर डोनेट किया, एक तरफ से दूसरी तरफ से थर्ड साइड से। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आए ना इसके पास, तो डेफिशिएंसी कम हुई कि नहीं हुई। आज समझ आई क्या बात आपको। RNH3+ वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, और वाटर कर क्या रहा है, बेसिकली अपना लोन पेयर ही तो शिफ्ट कर रहा है उस हाइड्रोजन की ओर, तो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई मिल रही है उसको। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये अच्छा खासा स्टेबल हो जाएगा H बॉन्डिंग से। लेकिन अगर मान लो मेरे पास में यहां R2NH होता, ये H+ एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, R2NH2+। अब यहां क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा N, एक H आ जाएगा, एक H आ जाएगा, एक R आ जाएगा, एक R आ जाएगा, और इधर आएगा डेल पॉजिटिव। ये क्या करेगा, वाटर के साथ में H बॉन्डिंग करेगा, ये क्या करेगा, वाटर के साथ में H बॉन्डिंग करेगा। देखो यहां नंबर ऑफ H बॉन्डिंग कम हो गई है, यानी ऑक्सीजन, ये जो कैटायन है नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन से मिलने वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए, और भी कम हो जाएंगे वो एक रीजन की वजह से। क्या कि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता है ना, वह एल्काइल ग्रुप होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, वाटर क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट, एल्काइल क्या होता है, ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है। तो ये जो एल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ये आने वाले वाटर को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल। तो वैसे भी वाटर से आने वाला लोन पेयर क्या हो जाएगा, थोड़ा कम ही आ पाएगा। तो ये जो कैटायन बन रहा है ये स्टेबल ही नहीं बनेगा फिर। अब आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये आ जाएगा R3N, ये H+ एक्सेप्ट करके ये क्या बनाएगा, R3NH, और ये आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहां क्या हो जाएगा, RN, ये R हो जाएगा, इधर R हो जाएगा, इधर H हो जाएगा, इधर पॉजिटिव, ये आ जाएगा H2O। अब आप देखो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे हिंड्रेंस भी तो बढ़ रही है। हिंड्रेंस बढ़ेगी तो ये वाटर इजीली इस हाइड्रोजन की तरफ अप्रोच कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो एल्काइल ग्रुप इसको परेशान करेंगे, आने नहीं देंगे इसके पास। समझ आ रही क्या बात। ये एल्काइल ग्रुप बिगर पार्ट होता है, बिगर पार्ट, तो यहां पर वाटर इजीली अटैक कर ही नहीं पाएगा इस हाइड्रोजन की ओर, अप्रोच कर ही नहीं पाएगा, है ना। उनका हिंड्रेंस लगेगा, उनकी साइज की वजह से हिंड्रेंस क्रिएट होगा वहां पर। तो इसका मतलब ये यहां पर इस तरह से। तो यहां पर देखो इसमें H बॉन्डिंग की वजह से सबसे ज्यादा H बॉन्डिंग किस में हुई, 1 डिग्री में। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यही ऑर्डर आना चाहिए। अरे सही बात है ना भाई, H बॉन्डिंग जहां ज्यादा होगी वही तो कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो 1 डिग्री एमीन से मिलने वाला कैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो H बॉन्डिंग के ऑर्डर अकॉर्डिंग ये आएगा। हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या आना चाहिए, सबसे ज्यादा हिंड्रेंस जहां होगी वहां पर वो वाटर इजीली अटैक कर पाएगा, ठीक है, और अटैच हो पाएगा, लोन पेयर डोनेट कर पाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर भी क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यही ऑर्डर आएगा, ठीक है। पर इसमें क्या होता है, हिंड्रेंस मिथाइल ग्रुप का थोड़ा कम लगता है, इथाइल ग्रुप का थोड़ा ज्यादा लगता है। इथाइल थोड़ा ज्यादा बल्कि है ना भाई,
ठीक है। इनमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अब एक तरह से और होती है। आप देखो, अगर मैं एल्काइल ग्रुप के थ्रू, सॉरी इस पॉजिटिव चार्ज की, अगर मैं एल्काइल ग्रुप के थ्रू देखूं तो यहां पॉजिटिव चार्ज एल्काइल ग्रुप का प्लस आई प्लस आई प्लस आई। तो इस अगर मैं एल्काइल ग्रुप के प्लस आई से देखूं तो 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल बनना चाहिए। अरे सही बात है क्या? यहां पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी, ऊपर से क्या आ जाएगी? सप्लाई। यहां टू डिग्री वाले में दो साइड ही एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप से सप्लाई कम आएगी, और यहां एक ही एल्काइल ग्रुप है। तो अगर एल्काइल ग्रुप के थ्रू थ्रू सोचूंगा तो ऑर्डर आएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब समझ नहीं आ रहा क्या ऑर्डर फाइनल करूं? तो अब अगर ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हैं तो फिर ऑर्डर जो आता है वो एक्सपेरिमेंटल आता है। अगर मल्टीपल फैक्टर्स वर्क करते हैं तो फिर ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल आता है। जैसे गैसियस फेज में कोई फैक्टर, कोई अलग अलग फैक्टर थे ही नहीं, केवल अल्काइल ग्रुप का प्लस आई देखा अपन ने बस। ठीक है, तो यहां पर अब इसका जो रिजल्टेंट ऑर्डर आता है वो मैं आपको कल ही नोट करवा चुका हूं। मिथाइल होगा तो 213 और इथाइल होगा तो 231। तो आप ये नोट कर लेंगे।
एच बॉन्डिंग कब होती है? जब भी हाइड्रोजन दो मोर ईएन के बीच फंस जाए। तो अपने को तो इसका रिजल्टेंट ऑर्डर ही याद रखना है, ठीक है। मिथाइल होगा तो 213 और इथाइल होगा तो 231। हो गया क्या नोट? तो ये एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में एक पॉइंट था। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। बस हेडिंग नोट करके रुक जाना। अब सामने ध्यान दें, देखो जैसे मान लो यहां क्या है, एक ये कंपाउंड है, ये डबल बॉन्ड इस तरह से। ये अल्टरनेटिव पोजीशन पे पाई बॉन्ड है। अब यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी सेम है, तो सर मैं इस पाई बॉन्ड को राइट में शिफ्ट करवाऊं कि लेफ्ट में शिफ्ट करवाऊं? कहीं भी शिफ्ट करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो पाई बॉन्ड मोर ईएन की ओर शिफ्ट होता है, पर यहां तो सबकी ये सारी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो कहीं भी शिफ्ट करवा लो। तो ये वाला पाई बॉन्ड अपन शिफ्ट करवाएंगे इधर, और ये वाला पाई बॉन्ड अपन शिफ्ट करवाएंगे इधर। तो यहां इस कार्बन पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर की ओर। तो ये तो क्या था इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट। अब क्या बनेगा इसका? इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां आ जाएगा पाई बॉन्ड, और यहां आ जाएगा पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड इनके बीच शिफ्ट हो गया, ये वाला पाई बॉन्ड इनके बीच शिफ्ट हो गया इस तरह से। और इस कोने वाले बेचारे इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। सही बात है। अब आप देखो, ये इसका बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड। अब वापस वही, ये आपस में कन्वर्ट होते रहेंगे एक दूसरे से। अब क्या बनेगा यहां? रेजोनेंस हाइब्रिड। ये पाई बॉन्ड कभी तो इन दोनों के बीच है, कभी इन दोनों के बीच नहीं है। तो इसका मतलब क्या बनेगा? डैश डैश, यहां भी डैश डैश, यहां भी डैश डैश। इस तरह से ये क्या बनेगा इसका? रेजोनेंस हाइब्रिड। सही बात है। अब मान लो अपने से एक पॉइंट पूछा जाए कि यहां ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये बॉन्ड लेंथ है ए डबल बॉन्ड की, और ये बॉन्ड लेंथ है बी। आप देखो रेजोनेंस की वजह से हुआ क्या, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर, तो जिधर डबल बॉन्ड था ना उधर तो सिंगल बॉन्ड आ गया, और जिधर सिंगल बॉन्ड था उधर डबल बॉन्ड आ गया। सही बात है क्या बेटा? तो डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आने लगते हैं, और सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आने लगते हैं। सही बात। इसका मतलब इस डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होने वाला है? कम। डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर, यानी डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कम, तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड आने वाला है यहां पर, तो सिंगल बॉन्ड वाले का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने वाला है, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने वाला है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो देखो यही लिखा है आपने, ड्यू टू रेजोनेंस इन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर अपीयर्स।
तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो हैंस बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड डिक्रीजेज एंड इन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर अपीयर्स। अब बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हैंस बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीजेज। नहीं नहीं, लेकिन फिर भी आप मुझे एक बात तो बताओगे, फिर भी आप मुझे एक बात तो बताओगे कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, ए और बी में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ए और बी में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी किसकी। अच्छा, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ना, उन्हें और क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। उन्हें कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ये जो रिजल्टेंट हाइब्रिड है ना, इस रिजल्टेंट हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड में किस किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। अरे किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, जो ज्यादा स्टेबल होती है। जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, उन्हें कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब उनका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन है पर इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होता। जो ज्यादा स्टेबल होती है उसका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होता है। अरे समझ आई। अरे भाई, घर में जब कोई काम होता है ना, मान लो और एक बाप के 4 बेटे हैं, ठीक है, तो चारों का इक्वल नहीं चलती। जो उन चारों में ज्यादा कैपेबल होता है, ठीक है, जो ज्यादा पैसा लगाएगा, जो भी है मतलब, ठीक है, जिसको ज्यादा नॉलेज है, उसी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा जो भी प्लानिंग होगी उसमें। सही बात है, ठीक है। तो यहां पर अब मुझे बताओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है कि सेकंड ज्यादा स्टेबल है। फर्स्ट ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि फर्स्ट में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, पहला पॉइंट तो ये है। और सेकंड वाले में ये जो कोने वाला कार्बन है, कार्बन कार्बोकेटायन, उसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। तो फर्स्ट वाले का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा क्योंकि फर्स्ट आरएस ज्यादा स्टेबल है। अभी मैं आज पढ़ाऊंगा आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के रूल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, तो ये जो कहेगा ना उसकी बात मानो। फिर क्या कहेगा कि ए तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ए की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बी में सिंगल बॉन्ड है तो बी की बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो ये आता है डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड, लेकिन फिर भी कंट्रीब्यूशन सबका सेम नहीं होता। नोट कर लो बेटा। क्या तनु साहब नोट नहीं कर रहे क्या बेटा? क्या हो गया, कॉपी नहीं लाया? क्यों? किसी और कॉपी में नोट कर ले बेटे।
रेजोनेंस हाइब्रिड में मोर स्टेबल आरएस का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। और बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। पता ही है ना ये बात तो। बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ। हाँ जी, एक क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इन तीनों में मुझे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओगे। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। ये एल्काइन है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच आ जाएगा। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। और ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 आ जाएगा। तो 3 2 1 ये आएगा ऑर्डर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का। नोट करें। और अगर ये हो गया हो तो अगला क्वेश्चन ट्राई करें। आप मुझे CO बॉन्ड लेंथ बताएं। हाँ जी, बताओ भाई अभिलाषा बताओ। 3 1 2 4 ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ के बारे में बात हो रही है। देखो यहां जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें तो केवल डबल बॉन्ड ही है, परफेक्ट। तो यहां तो ये कहीं शिफ्ट नहीं होने वाला, तो यहां तो परफेक्ट बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? वही आ जाएगा, 2 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर 2। यहां पर भी कोई रेजोनेंस नहीं है, तो यहां भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब यहां पर क्या है?
ये जो पाई बॉन्ड है ये अपना लोन पेयर इधर डोनेट करेगा और ये इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहां रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस की वजह से जो डबल बॉन्ड होता है उसमें थोड़ा बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब ये इधर से रेजोनेंस करेगा और ये इधर से भी रेजोनेंस करेगा। तो ज्यादा रेजोनेंस फर्स्ट वाले में है कि सेकंड वाले में है? सेकंड वाले। यू मत सोचना एक्सटेंडेड और क्रॉस, क्योंकि वो तो तब होता है जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल होते हैं। हर कल तो बताई थी ये बात मैंने। तो ज्यादा रेजोनेंस किस में है? सिंगल बॉन्ड में। जब ज्यादा रेजोनेंस होगा सिंगल बॉन्ड सेकंड वाले में ज्यादा रेजोनेंस होगा, तो यानी ये इधर से आएगा ये ऊपर जाएगा, फिर ये इधर से आएगा ये वापस ऊपर जाएगा। इसका मतलब इस डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड आने के चांसेस ज्यादा हैं। सही बात है ना, कि इसको तो फुर्सत ही नहीं है यार, कभी इधर से रेजोनेंस हुआ तो सिंगल बॉन्ड बन गया, फिर इधर से रेजोनेंस हुआ तो सिंगल बॉन्ड बन गया। जबकि इस वाले में केवल इधर से रेजोनेंस हुआ तो ही सिंगल बॉन्ड बना। तो ज्यादा टाइम सिंगल बॉन्ड कौन बनेगा? सेकंड वाला। कार्बन ऑक्सीजन की बात हो रही है बेटा, ज्यादा टाइम सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन वाला बनेगा। या फिर यूं समझ लो, एक पॉइंट और आता है, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होगा और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर होगा। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड आने के चांसेस सबसे ज्यादा यहां है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ तो किसकी आएगी? थर्ड वाले की, क्योंकि वहां तो परफेक्ट वन बॉन्ड है। फिर इन दोनों में पार्शियल डबल है, तो भी सिंगल ज्यादा किस में है? सेकंड वाले में। सिंगल ज्यादा किस में है? सेकंड वाले में। नहीं आएगा समझ में? और फिर किस में आएगा? फर्स्ट वाले में। और फिर किस में आएगा? फोर्थ वाले में। जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या था? ये एक्चुअल में डबल बॉन्ड था। अब ज्यादा रेजोनेंस है तो वहां ज्यादा क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर है? ये नोट कर लें ऑर्डर। तो पहले मैं ये पॉइंट नोट करवा देता हूं आपको। मोर रेजोनेंस देन in single bond more double bond character more double bond character and in double bond more single bond character। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा फिर सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड आएगा। जैसे एक एग्जांपल है,
ये फर्स्ट, मुझसे ए और बी, सी और डी, मतलब ए और बी में रिलेशन पूछा हुआ है, सी और डी में रिलेशन पूछा हुआ है। बताएं बेटा। बताओ भव्य, बता इसके बारे में कि ए और बी में ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी और सी और डी में ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? बॉन्ड लेंथ। पहले तो ये चेक कर लो कि रेजोनेंस ज्यादा कहाँ है। फर्स्ट वाले में रेजोनेंस ज्यादा होगा कि सेकंड वाले में ज्यादा होगा? बता भाई, फिर ऑर्डर बता। जल्दी बोल भाई। ठीक है ना, तो समझ आ गया होगा। इस सेकंड वाले में रेजोनेंस ज्यादा है, रेजोनेंस ज्यादा है तो डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर ज्यादा आएंगे, यानी यहां सिंगल बॉन्ड ज्यादा बनेगा बी वाली पोजीशन पर। और अगर सिंगल बॉन्ड ज्यादा बना मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा डिक्रीज हो गया, और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा डिक्रीज हो गया तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो यहां तो आ जाएगा ए और बी में ए, और सी और डी में बता। डी कौन सा है? ये वाला है ये, और सी ये वाला है। अरे जल्दी बताना भाई, क्या माहौल बना रहा है इतना। यहां सिंगल बॉन्ड है, रेजोनेंस ज्यादा है सेकंड वाले में, तो यहां डबल बॉन्ड का कैरेक्टर ज्यादा आएगा, और ज्यादा डबल बॉन्ड का कैरेक्टर मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, तो डी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये नोट हो गया तो अगला वाला ट्राई करें। थ्री टू वन फोर, बाकी लोग भी करें। यही आ रहा है क्या भाई रजनीश? क्या यही ऑर्डर आ रहा है क्या इसका? 3214।
यही आ रहा है। चलो, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ के बारे में बात हो रही है। कार्बन नाइट्रोजन रेजोनेंस में लोन इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ये पाई बॉन्ड देगा कि नाइट्रोजन का लोन पेयर देगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किसमें होती है, पाई बॉन्ड में कि लोन पेयर में? लोन पेयर। नेगेटिव चार्ज बोले तो लोन पेयर, फिर ठीक है, फिर न्यूट्रल पे लोन पेयर, तो लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये अपना लोन पेयर देगा। तो यानी यहां क्या होगा, रेजोनेंस, ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। यहां रेजोनेंस ज्यादा है, ये इधर चला जाएगा, फिर ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, फिर नेगेटिव इधर आएगा, तो फिर ये इधर चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये इधर आया तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर। अच्छी बात है। इधर क्या है, इसने अपना लोन पेयर इस कार्बन को दिया, ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर ये पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा, इधर की तरफ, और ये तो डबल बॉन्ड है ही, तो सबसे कम, यहां तो एक्चुअल बॉन्ड है डबल बॉन्ड, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ तो 4 की आएगी। फिर जितना ज्यादा रेजोनेंस, अच्छा अब जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड, यानी यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा यहां और यहां, फर्स्ट के कंपेयर में, क्योंकि रेजोनेंस क्या है, ज्यादा है, तो सेकंड और थर्ड में बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, और फर्स्ट में यहां रेजोनेंस कम है तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर भी कम आएगा, तो डबल बॉन्ड कम आएगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी, तो फर्स्ट में ज्यादा रहेगी। नहीं है ये बात समझ में? अरे भाई आपने क्या बोला है, अभी तो पॉइंट पढ़ा है आपने कि जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड। अब आप देखो, फोर्थ वाला तो यहां कंपैरिजन में नहीं है, उसको तो हटा ही दें अपन। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में ज्यादा रेजोनेंस कहां है, फर्स्ट में ज्यादा है या सेकंड और थर्ड में ज्यादा है? सोच के बताओ ना भाई। सेकंड और थर्ड में ज्यादा है। अब सेकंड और थर्ड में रेजोनेंस ज्यादा है, तो ये जो सिंगल बॉन्ड था, यहां ज्यादा रेजोनेंस की वजह से सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा, और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा, तो ये सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड ज्यादा बनेगा नहीं बनेगा? सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर ज्यादा आएगा, ज्यादा। ठीक है, क्योंकि ये यहां जाएगा, फिर ये यहां जाएगा, फिर ये यहां जाएगा, तो ये यहां ज्यादा टाइम तक रहेगा। इसमें देखो, ये यहां गया, इधर आया, वापस इधर आया, वापस इधर आ गया, तो थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए डबल बॉन्ड रहता है यहां पर। तो याद रखो, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड ज्यादा आएगा और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड ज्यादा आएगा। तो ये सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था, ज्यादा सिंगल बॉन्ड, ज्यादा रेजोनेंस, ज्यादा डबल बॉन्ड, और अगर डबल बॉन्ड ज्यादा आ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो यानी सेकंड और थर्ड की कम हो गई, फर्स्ट की सबसे ज्यादा हो गई। अब सेकंड और थर्ड में कैसे डिसाइड करोगे, बताओ? ज्यादा रेजोनेंस कहां होगा, सेकंड और थर्ड में, मतलब ज्यादा रेजोनेटिंग, ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहां बनेगा, सेकंड में कि थर्ड में? थर्ड में ज्यादा बनेगा, क्योंकि थर्ड में जो पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर जो नेगेटिव जा रहा है वो ऑक्सीजन पर जा रहा है, मोर ईएन पर नेगेटिव। तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल बनेगा तो ज्यादा रेजोनेंस करेगा, तो यहां रेजोनेंस इन तीनों में सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा। ठीक है, तो फिर आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। नोट कर लो बेटा। कंफ्यूजन हो सकता है एक बार, लेकिन एक बार समझ में आने के बाद में फिर दोबारा गलत नहीं होने चाहिए ऐसे। अगर ये नोट हो गया तो अगला एग्जांपल सोल्व करें, अल्फा और बीटा में ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी?
अल्फा और बीटा में ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? बताओ भाई, अनुकृति बताओ। अल्फा और बीटा में ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहाँ होगी? ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, सारे ऑप्शन है होते हैं सब में। इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी बेटा, मुझे ये बता बस। क्योंकि बेटा जब यहां रेजोनेंस होगा ना, तो मुझे ये बता इलेक्ट्रॉन कौन देगा? नेगेटिव चार्ज देगा कि पाई बॉन्ड देगा? नेगेटिव देगा। तो ये इधर की तरफ जाएगा और ये पाई बॉन्ड कहां जाएगा? इधर की तरफ। तो इसका जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ जाएगा? O नेगेटिव। तो यहां पर क्या बनेंगे? इक्वल RS बनेंगे। क्या बनेंगे? इक्वल RS, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहां पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, RS1, दिस इज RS सेकेंड। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनने वाला है? CH3C डबल बॉन्ड, सॉरी, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। अब पाई दोनों बिल्कुल इक्वली स्टेबल है। इक्वली स्टेबल है तो पाई बॉन्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों के बीच में, एग्जैक्टली हाफ हाफ। तो पाई, एक पाई बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड इधर। नेगेटिव चार्ज भी दोनों ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इक्वली इक्वली। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? बॉन्ड लेंथ इक्वल आ जाएगी, क्योंकि दोनों RS क्या है? इक्वली स्टेबल हैं। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा? इक्वल होगा, इक्वल सेम होगा। कर लेना। These are equal RS. चलो, यहां पर मुझे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। ये आप होमवर्क में कर लेंगे, जल्दी से नोट कर लो। हो गया नोट?
ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट देखें, स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनका स्पन स्टेबिलिटी कैसे कैसे देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नहीं हो गया नोट? हो हाँ भाई मयंक, हो गया ऊपर वाला? ठीक है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि कहां ऑक्टेट कंप्लीट है। जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है वो ज्यादा स्टेबल होंगे। अब अगर मान लो कंप्लीट ऑक्टेट में दो केस आ रहे हैं कि एक तो न्यूट्रल है विद कंप्लीट ऑक्टेट और एक चार्ज स्पीसीज विद कंप्लीट ऑक्टेट, तो फिर ज्यादा स्टेबल कौन होगा? न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होगा। पहला पॉइंट नोट करें। इसके बाद में अच्छा, कंप्लीट ऑक्टेट ज्यादा स्टेबल होगा किससे? इनकम्प्लीट वाले से, ऑब्वियसली। अब सेकंड पॉइंट आता है कि मोर ईएन पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर ईएन एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस ईएन एटम। ठीक है, अगर मान लो चार्ज प्रेजेंट है तो अगर अपोजिट चार्ज है तो वो पास पास होने चाहिए, क्योंकि अपोजिट चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन होना चाहिए ज्यादा। और अगर चार्जेस सेम है तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए, क्योंकि सेम चार्जेस में रिपल्शन होता है और रिपल्शन जब मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा तभी तो क्या होगा? मिनिमम। नोट कर लो।
resonating structure with maximum number of pi bond will be maximum stable in all RS. ये एक पॉइंट अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मोस्ट ईएन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। बात हुई कि अपनी पहले मोस्ट ईएन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन पर कभी पॉजिटिव चार्ज आ रहा था और इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो रहा था तो उसको अपन ने इनवैलिड स्ट्रक्चर बोला था। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है या पॉजिटिव चार्ज है तो वो कहाँ होना चाहिए, वो लेस ईएन पर होना चाहिए। याद रखना रेजोनेंस में केवल बॉन्ड मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन कभी भी मूव नहीं करता है। हाँ जी, हो गया इतना नोट सबका? यहां तक नोट हो गया क्या? अब अपन कुछ एग्जांपल समझते हैं, आप सामने ध्यान दें। क्या यहां कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा? लोन पेयर, यहां एक सिग्मा बॉन्ड है, पाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा होना चाहिए बस। पाई अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। लोन पेयर सिग्मा और पाई पॉजिटिव, इधर देने वाला इधर लेने वाला, इधर देने वाला इधर लेने वाला, तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। इसने अपना इसका लोन पेयर डोनेट किया तो क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड इधर NH। इसने दिया तो इस पर आएगा पॉजिटिव, इसने लिया तो इस पर आएगा नेगेटिव, और पहले से था पॉजिटिव वो हो जाएगा न्यूट्रल। हरिप्रिया समझ आ रहा है आपको बेटा? ये क्या हो जाएगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट और ये है सेकंड। तो हरिप्रिया आप मुझे बताओ कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, फर्स्ट और सेकंड? क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट है किसका? कार्बन का, नाइट्रोजन का? दोनों का, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है,
अभी मैंने एक बात बताई थी, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड सेकंड वाले में ही तो है। ठीक है, पाई बॉन्ड ज्यादा होने का मतलब ही है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया वहां पर। अरे पाई बॉन्ड का मतलब एडिशनल बॉन्ड, और एडिशनल बॉन्ड बन के वहां क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहां पर सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट वाले से। ओके, इधर इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की ओर जाएगा, ये याद रखना। अपन अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये कार्बन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इधर, ये इधर डोनेट करेगा, ये इधर की तरफ जाएगा। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर सेकंड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O, और ये नेगेटिव, ये सेकंड। बताओ भाई श्वेता, इसका स्टेबिलिटी बताओ, क्यों ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो सेम है, ऑक्टेट भी सबका कंप्लीट है, फिर मोर EN पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये तो आपको सबको समझ में आ ही गया होगा कि ये अपना लोन पेयर इधर देगा नेगेटिव चार्ज, और ये पाई इधर आ जाएगा यहाँ। तो आप ये नोट कर लें बेटा, ये तो इक्वल स्टेबल बनेगा, इसको तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो इसको। ऊपर रह गया क्या कुछ? हो गया नोट? चलो अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहली बात तो ये समझ में आ गया होगा कि रेजोनेंस होगा, यहां पर आ ही गया होगा ऑब्वियसली। लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, पूरे में कॉन्जुगेशन है। ये इसका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब आप नोट नहीं करेंगे, ये अच्छा एग्जाम्पल है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है।
मुझे ठीक है, देखते हैं अगर यहाँ पर ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और ये पाई बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट होगा, तो कर दो डोनेट। इसने डोनेट किया तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। सिंपल, दिस इज सेकेंड आरएस। अब ये अपना लोन पे नेगेटिव चार्ज इसको डोनेट करेगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इस कार्बन पर। नेगेटिव सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन की कंडीशन है, तो इधर था, इधर पॉजिटिव था, इधर पाई बॉन्ड बनेगा, इधर आएगा नेगेटिव। अब ये अपना लोन पेयर इस वाले नाइट्रोजन को डोनेट करेगा, ये पाई बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, इधर की तरफ। नेगेटिव सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन की कंडीशन है, ये बनेगा थर्ड स्ट्रक्चर। तो एक बॉन्ड इधर था, इधर एक बॉन्ड बन गया, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है ही और इधर आ गया नेगेटिव। देखो इस नाइट्रोजन के अभी कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि वो एक पाई बॉन्ड पहले इधर था, अब इधर बन गया, इंपैक्ट कुछ भी नहीं है। अब ये नेगेटिव चार्ज अपना पाई बॉन्ड इस कार्बन को देगा और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो क्या बना, सर आप कब रुकोगे, जब ऐसा का ऐसा नहीं बन जाएगा। जब वापस स्ट्रक्चर रिपीट होना शुरू हो जाएगा तो अपन रुक जाएंगे, अपने को क्या, अपने को थोड़ी अच्छा लग रहा है ऐसा करते हुए, ठीक है, पर फिर भी। तो यहां क्या हो जाएगा, इधर ये पाई बॉन्ड, अच्छा इसने लोन पे डोनेट किया तो इधर पाई बॉन्ड और इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज। अब एक स्ट्रक्चर और बन सकता है शायद, ये अपना लोन पेयर इस वाले कार्बन को डोनेट करेगा और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन की ओर। जब पाई बॉन्ड नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट हो जाएगा तो एक पाई बॉन्ड इधर है, एक पाई बॉन्ड इधर है। अब देखो नाइट्रोजन से गया कुछ भी नहीं, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन आए हैं तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और पहले से क्या है वहां पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये आ जाएगा न्यूट्रल। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये वही स्ट्रक्चर जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, तो ये आ जाएगा फोर्थ, ये आ जाएगा फिफ्थ और ये अगेन फर्स्ट स्ट्रक्चर। सही बात। अब मुझे एक बात बताना है कि यहां स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा। एक बात तो मुझे समझ में आ ही रहा है कि फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट, क्योंकि वो न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल विद कंप्लीट ऑक्टेट। बाकी यहां ऑक्टेट सबका कंप्लीट है। देखो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस का मतलब एक गया, बचे कितने, 4 ने 4 बॉन्ड बना लिए, सब जगह 4 बॉन्ड बना रखे हैं उसने, और यहां शुरू में तो उसका वैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ओके, अब मुझे आप एक बात बताओ, तो रुद्राक्षी एक बात बताओ, सेकंड और थर्ड में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, क्यों, अपोजिट चार्ज पास पास है। सेकंड में अपोजिट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव थोड़े दूर हैं और थर्ड में ज़्यादा पास है, तो भाई इसका मतलब फिर थर्ड ज़्यादा स्टेबल होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड और फोर्थ ये दोनों तो इक्वली स्टेबल होंगे। अरे वही बराबर, यहाँ अगल बगल में तो है प्लस माइनस, अगल बगल में तो है प्लस माइनस, अरे सही बात है। तो थर्ड और फोर्थ की स्टेबिलिटी क्या आएगी, इक्वल आएगी, और सेकंड और थर्ड की स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम आएगी, लेकिन आएगी इक्वल। अरे सेम डिस्टेंस पर ही तो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इसके रेस्पेक्ट में चाहे ये कोना हो, इसके रेस्पेक्ट में चाहे ये कोना हो, बात तो बराबर ही है ना बेटा, ठीक है। बाकी सब पाई बॉन्ड बराबर है, पॉजिटिव नेगेटिव सब बराबर है, तो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ रुद्राक्षी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां होगी, मतलब एक काम करता हूं मैं, इसे 1 नंबर बोल दूं, इसे 2 नंबर बोल दूं, इसे 3 नंबर बोल दूं, इसे 4 नंबर बोल दूं, इसे 5 नंबर बोल दूं, तो आप मुझे वो पोजीशन बताओ जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी।
सर आप क्या कहना चाहते हो? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है नेगेटिव चार्ज में, तो मुझे ये बताना है कि नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा किस पोजीशन पे रहेगा? बोल भाई। नहीं और तो नहीं है, और तो बहुत, और तो पैरा पैरा मत बोल। 1 2 3 4 5 मैंने मेंशन करी है ना, 2 और 5 पर रहेगा एग्जैक्टली exactly. क्योंकि 2 और 5 पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के बगल में है। आप देखो ये 5 नंबर की पोजीशन है, अगल बगल में अपोजिट चार्ज है, तो ज्यादा स्टेबल है ये रहा, ये 2 नंबर की पोजीशन है, अगल बगल में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो भाई सेकंड और थर्ड वाली आरएस ज्यादा स्टेबल है, और जो ज्यादा स्टेबल होती है उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा ना, उसमें ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा सेकंड और फोर्थ फिफ्थ पर। अरे समझ रहे हो क्या? ज्यादा नेगेटिव, भाई जो ज्यादा स्टेबल है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, तो सेकंड और थर्ड का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, सिंपल। तो सेकंड और थर्ड से डिसाइड कर लो, जहां नेगेटिव वहां स्टेबिलिटी, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर होगी? सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पर। क्या बात समझ में आई आपकी? क्या कह रही बेटा? नहीं फिफ्थ कैसे? फिफ्थ थोड़ी। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, अरे वो समझ गया समझ, सेकंड और फिफ्थ नोट कर लो बेटा। अरे सही बात है ना, सेकंड और फिफ्थ है। अरे ये रहा सेकंड, कौन सा है? ये रहा सेकंड नंबर की पोजीशन, और ये रही फिफ्थ नंबर की पोजीशन। तो पॉजिटिव नेगेटिव यही तो सही तो है। हाँ सेकंड और फिफ्थ ही तो किया है अपन ने, बस ठीक है, नोट कर लो, करो नोट। नहीं नहीं सर ये नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाऊंगा उसे, एक बार इतना नोट कर लो, एक बार ही इतना नोट कर लें। ज्यादा नहीं पढ़ना, जितना पढ़ना उतना समझ में आना चाहिए, जितना पढ़ रहे हैं उतना समझ में आना चाहिए।
हाँ जी, नोट हो गया बेटा? अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो ज्यादा कहाँ होगा? देखो सबसे पहले इनमें ज्यादा स्टेबल आरएस कौन कौन से हैं? चार्ज वाले ज्यादा स्टेबल कौन है? तो चार्ज वाला एक तो थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि अपोजिट चार्ज पास है, और ये वाला ज्यादा स्टेबल है फोर्थ वाला, अपोजिट चार्ज पास है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो जैसा ये कहेंगे ना वैसा ही अपन इन्हीं की बात मानेंगे हमेशा। तो ये थर्ड और फोर्थ वाला आरएस क्या कह रहा है कि एक तो ये जो पोजीशन है ये वाली, इसे अपन ने सेकंड नंबर बोल रखा है, इस पोजीशन को अपन ने सेकंड बोल रखा है, और इस पोजीशन को अपन ने फिफ्थ बोल रखा है। तो इस 2 और 5th वाली पोजीशन पर ही तो नेगेटिव चार्ज है, और जहां नेगेटिव चार्ज होता है वहीं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो सिंपल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर आ जाएगा सेकंड एंड फिफ्थ। इसमें नहीं लिखना, फर्स्ट वाले में लिख चुके हैं अपन, तुम चाहो तो लिख लो तुम्हारे हिसाब से। मोर स्टेबल आरएस के बेस पे फाइंड आउट किया है। किसके बेस पर? मोर स्टेबल आरएस के बेस पर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड एज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड as aromatic, anti-aromatic and non-aromatic. सुनो बेटा, अब अपन बात करते हैं हकल्स रूल की। हकल ने एरोमेटिक के लिए और एंटी एरोमेटिक के लिए क्या क्या बताया, देखो समझते हैं अपन। यहां पर मेरे पास में ये एक स्ट्रक्चर है और एक मेरे पास में ये स्ट्रक्चर है और एक मेरे पास ये स्ट्रक्चर है। आप ढंग से समझो, ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है। अब कैसे पता लगता है वो बताते हैं। सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक सारे ही है। प्लेनर रिंग होनी चाहिए, प्लेनर रिंग होनी चाहिए, यानी रिंग होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? प्लेनर। अच्छा, मतलब अब प्लेनर रिंग का क्या मतलब है? या तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो सकता है या sp2 हो सकता है, क्योंकि sp3 तो नॉन प्लेनर होता है, sp3 तो टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है।
तो मैं इस सेकंड वाले पॉइंट को थोड़ा ढंग से समझा दूं, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन में भी sp और sp2, हाइब्रिडाइजेशन में भी sp और sp2। इसीलिए ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये ना एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। 2 सिग्मा तो दिख ही रहे हैं, एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन, और अभी 2 हाइड्रोजन हो रहे हैं उस पर। आया क्या समझ में? इसका मतलब एक भी sp3 कार्बन हो गया या एटम हो गया, मतलब वो प्लेनर नहीं रह पाएगा, और प्लेनर नहीं रह पाएगा तो वो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। तो प्लेनर रिंग होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ओवर द कंप्लीट रिंग। अपन समझ लेते हैं इसे 2 मिनट, नोट नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ओवर कंप्लीट रिंग, और इधर भी है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ओवर कंप्लीट रिंग। इसका मतलब आप एक बात गौर से देखो तो सही, कि जो शुरू के 3 पॉइंट हैं ये तो दोनों में सेम ही है, दोनों में सेम ही है ना भाई। अब आप यहां देखो, ये पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। इस तरह से ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। फिर यहां पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, यहां पर भी अल्टरनेटिव पोजीशन पर है, तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो ये एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है। इसका मतलब कुछ तो और लोचा है इसमें, है ना। बस 1 मिनट और, कि ये जो फॉलो करता है ना, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, और ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। 1 मिनट सुनो बस। यहां जो n की वैल्यू 0 1 2 3 4 इस तरह से हो सकती है, और यहां n की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से हो सकती है। इसका मतलब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, फटाफट 0 पुट करो, कितना आएगा बताओ? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 1 पुट करो, बताओ 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पुट करो, बताओ 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब आप इस 2 की टेबल +2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या ऐसा मानो 4 की टेबल +2। 4 की टेबल, पहले वाले को तो छोड़ दो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 4 1 जा 4 +2, 4 2 जा 8 +2, 4 3 जा 12 +2। तो 4 की टेबल काउंट करते जाओ और +2 ऐड करते जाओ। ठीक है, यहाँ 1 पुट करो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर जो पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 4 की टेबल है, अगर वो 4 की टेबल है तो ये हो जाएंगे एंटी एरोमेटिक, और 4 की टेबल +2 है तो वो हो जाएगा एरोमेटिक। 4 की टेबल एंटी एरोमेटिक, 4 की टेबल +2 ±2 मान लो, 4 की टेबल +-2, अब 2 पाई भी आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। अब आप काउंट करो इस पहले वाले में, पाई इलेक्ट्रॉन 3 पाई बॉन्ड थे, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 क्या है? 4 की टेबल +2, यस और नो। और यहां पर कितने थे? 4, और 4 क्या है? 4 की टेबल ही है वो। तो इसका मतलब ये कैसा है? एंटी एरोमेटिक, और वो कैसा है? एरोमेटिक। चलो यहां से अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है बेटा, आज के लिए काफी है अपना। ओके।